नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। खान सर के पुस्तक की श्रृंखला का दोस्तों ये 8वीं क्लास है। इससे पहले की 1 से लेकर के 7 क्लास तक को काफ़ी विस्तार पूर्वक मैंने इसी चैनल पर आपको डिस्कस करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। आज की क्लास हमारी 8वीं क्लास है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ आपसे बात करेंगे। 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन वो लास्ट में करेंगे क्योंकि प्राथमिकता है हमारा इस प्रैक्टिस सेट को पहले कंप्लीट करना। ये 2 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन शहर है यह है लोथल। हालांकि बाकी सब भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही शहर है, लेकिन लोथल जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग जो है 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसकी खोज 1954 में की गई थी और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ भारत के ऐतिहासिक विरासत में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इस जगह को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ग्रंथों में इसे सिंहपुर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इस समाज की स्थापना जो होती है दोस्तों 1875 में होती है, 1875 में। इसका उद्देश्य था निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना। ज्योतिबा फूले ने अछूतों के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो ये थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था दोस्तों 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता 1916 का जो है लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी यानी गरम दल, नरम दल, यह दोनों गुटों में सहमति बन गई थी और वह फिर से एक हो गए थे। इस समझौते में मुख्य भूमिका बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी इनको एक करने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन में दोस्तों 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन कमीशन में जो संसद था इसमें 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन आयोग का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 1927 में इसका गठन हुआ था। 1928 में यह भारत आया था।
इसका गठन जो है भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसका मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। ठीक है। अगला प्रश्न है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाले थे स्वामी सहजानंद। 1929 में किसान सभा की शुरुआत हुई थी 1929 में। इसकी शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत की गई थी। तीन कठिया प्रथा से किसान असंतुष्ट थे क्योंकि इसके कारण खाद्यान्न के संकट के साथ साथ भूमि की उर्वरकता शक्ति भी कम हो रही थी। तो इसी के प्रयोजन के लिए जो है, इसी के निदान के लिए किसान सभा का स्थापना किया गया था। और बिहार में जो है 1930 का जो किसान आंदोलन था, इसके अग्रदूत थे, नेतृत्वकर्ता थे स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है अब्राहम लिंकन का। जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, 16th राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही दास प्रथा को समाप्त किया था। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने अमेरिका को जो है उसके सबसे बड़े संकट यानी गृह युद्ध से उबारा था। तो बाकी पॉइंट्स को भी काफी ध्यान से सुनना है दोस्तों आपको, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनकी जो 125वीं जयंती थी, 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को जो है 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तब से भारत में सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे, इसको ध्यान में रखिएगा। वे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो इसमें जो है दोस्तों 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। और वो कौन से हैं? तो सामाजिक न्याय, पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत की थी हॉब्स ने। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार थॉमस हॉब्स ने प्रस्तुत की थी। हॉब्स ने अपने दार्शनिक प्रणाली के अंतिम खंड को 1658 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इस योजना को पूरा करने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक की योजना बनाई थी, इसको भी ध्यान में रखना है। गणित और भौतिकी पर कुछ विवादास्पद लेखन प्रकाशित करने के अलावा हॉब्स ने दार्शनिक कार्यों का भी निर्माण जारी रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य एवं समवर्ती सूची पर है।
संघ सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य एवं समवर्ती सूची। राज्यपाल जो है केवल इसी पर अपने अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, यह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, और ऊपरी सदन जो है राज्यसभा कहलाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं वार्ड। पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे वार्ड में विभाजित किया जाता है। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग के पास होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक समान है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो ये कहा था केटी शाह ने। संविधान सभा में केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही होगा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है विजय रूपाणी ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये उन्होंने जो है 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री जो है आनंदीबेन पटेल थी। मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो ये ग्रह है दोस्तों शुक्र। शुक्र के अलावा जो बुध ग्रह है, बुध, इसके पास भी जो है एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो ये रेखा कहलाती है समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। समान वर्षा रेखा निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसमें ब्राजील में जो है दोस्तों सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से ब्राजील दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश व वन क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, मतलब ये जो है 47,76,000, ऐसा आप ध्यान में रखिएगा, 47,76,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का इतिहास और संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद
डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसमें विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद जो है दोस्तों, यह पीतल के कारोबार के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया हुआ है। मुरादाबाद विशेष रूप से प्राचीन समय की हस्तकला पीतल के लिए उत्पादों पर की जाने वाली रचनात्मक कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्यात अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और विश्व के अन्य देशों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो तांगनिका झील जो है यह अफ्रीका में है। तांगनिका झील अफ्रीका में स्थित है। इसका पानी कांगो नदी में बहता है, जो आगे चलकर अंध महासागर में विलय हो जाता है। तांगनिका झील महान अफ्रीकी झीलों में से एक है। क्षेत्रफल और गहराई के हिसाब से यह रूस की बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे लंबी झील है और इसका क्षेत्रफल 4 देशों में बटा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है भारत के अलावा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की सीमा भारत के अलावा म्यांमार से लगती है। म्यांमार को बर्मा के नाम पर जाना जाता है। बर्मा इसका जो है प्राचीन नाम था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ये गुरुग्राम में स्थित है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह भारत की स्वतंत्र और पेशेवर निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। 1991 में इसकी स्थापना होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री उत्तरी एवं 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो ये देश है दोस्तों अपना भारत। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम सह्याद्री पर्वत है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में यह जैविक विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विश्व में 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से होकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें से जो नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। घाटी नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा नहीं बल्कि ज्वार नदमुख कहलाती है। सबसे बड़ी डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी है? तो दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र है।
यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज जो है ये ओडिशा में है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र ओडिशा में पाया जाता है। ओडिशा का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है यह। यहीं पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। यहाँ से स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। यहाँ रहने वाले लोगों में संथाल जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को दोस्तों हम लोग अरहर के नाम से जानते हैं। तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है। अरहर दाल में खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम इसका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो इसमें उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में मृदा जो है जलोढ़ है। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक होती है। पोटाश ध्यान में रखिएगा, पोटाश की मात्रा जो है अधिक होती है और पोटेशियम की कमी होती है। यह उत्तर भारत गंगा के कोस्टल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस मिट्टी की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कौन जो है डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? तो ये है दोस्तों रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक जो है भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ सूची 1969 से प्रकाशित की जा रही है। 1969 से यह प्रकाशित की जा रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग वक्र जो होता है ये होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। बाजार मांग वक्र का अर्थ होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग का क्षेत्रीय योग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो ये जो किया था दोस्तों, नेपाल का दौरा किया था प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य है बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा देश को जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है दोस्तों यह गुजरात से संबंधित है। और इसके अलावा गुजरात का जो लोक नृत्य है यह डांडिया भी है। गुजरात में गरबा और डांडिया प्रसिद्ध है। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा में घूमर और लूर फाग ये सभी डांस किए जाते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लावनी और डिंडी यह नृत्य है। राजस्थान की बात करें तो गणगौर, घूमर ये सब राजस्थान के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं। सेरीकल्चर जो है दोस्तों यह रेशम के कीटों के अध्ययन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर के बनाने के लिए उसकी मार्केटिंग का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर जो है वर्मी कंपोस्ट केंचुओं की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतु
केंचुओं को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है, इसी को वर्मी कल्चर कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज की गई, तो कोशिका की जो खोज की गई थी ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, 1665 में, 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क के अंदर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देने वाले कमरे देखे, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण है एक, तो पाश्चुरीकरण जो है यह एक निम्न और उच्च ताप उपचार है। पाश्चुरीकरण बैक्टीरिया को मारने के लिए भोजन को गर्म करने पर के उपरांत ठंडा करने की प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार 150 साल पहले हुआ था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का जो पहला अंग है दोस्तों, यह है नाक। नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है, इसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। नाक रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। किसी वस्तु की गंध को नाक द्वारा सूंघकर पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, महाधमनी किस शीर्ष पर शुरू होती है? तो महाधमनी जो शुरू होती है दोस्तों, ये होती है बायां नीले के शीर्ष पर। हृदय के बाएं भाग का सबसे बड़ा एवं निचला कक्ष बायां नीले है। इसकी भित्ति सभी कक्षों की भित्तियों से मोटी होती है। इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे महाधमनी छिद्र भी कहते हैं। इसी से होकर महाधमनी निकलती है, जो शरीर के अलग अलग भागों तक रक्त पहुंचाती है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी व मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है। अगला प्रश्न है, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? भ्रूण को जन्म देना कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रसव। प्रसव का सबसे आम तरीका योनि प्रसव है। इसमें श्रम के 3 चरण शामिल हैं। पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा और खोखला, दूसरे चरण के दौरान बच्चे का जन्म और तीसरे चरण के दौरान नाल का वितरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था दोस्तों डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डार्विन ने जोर देकर कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई भिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का जो है अधिक मौका होता है। अगला प्रश्न है, एड्स एक डैश जनित रोग है। तो एड्स जो है दोस्तों, यह विषाणु जनित रोग है। HIV वह वायरस है जिससे कि एड्स होता है। रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। एड्स पीड़ित के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के क्रमशः क्षय होने से कोई भी अवसरवादी संक्रमण, यानी हल्का सा भी कोई संक्रमण हो जाए, यानी आम सर्दी जुकाम से लेकर के क्षय रोग जैसे रोग तक आसानी से हो जाते हैं और इसका इलाज कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो यह है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो होता है दोस्तों, यह सड़ती हुई सब्जी, जेली, ब्रेड आदि पर लगने वाली काली फफूंदी ब्रेड मोल्ड कहलाती है। बीजाणु सबसे विशिष्ट गैर बीज वाले पौधे हैं।
जिसमें कि मांस, लिवरवर्ट, फर्न, हॉर्नवर्ट ये सब शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्य रूप से तिल, सूखी मिर्च, बिना घुली हुई दाल और मूंगफली में पाया जाता है। थायमिन विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है और बेरी-बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो ये है दोस्तों द्रव। सिलेंडर लीकेज के दौरान गंध का पता लगाने के लिए गैस सिलेंडरों में इथाइल मार्केप्टन नामक रसायन मिलाया जाता है। प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण जो है एलपीजी कहलाता है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों को भार दी जाने वाली कुकिंग गैस मुख्य रूप से जो है द्रव अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है, एसआई मात्रक में वोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना है? तो इसका मान होता है दोस्तों 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। अगला प्रश्न है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होता है? तो त्वरण शून्य हो जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं और इस ग्राफ के अनुसार पिंड एक समान वेग से चलता जा रहा है, यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो त्वरण शून्य होगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग पश्च दिशा में निष्कासित गैसों के संवेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो इसका उदाहरण होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है वो परमाणु ऊर्जा कहलाती है। वर्तमान में वैद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र जो है नाभिकीय विखंडन का उपयोग कर रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा जो है चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज्ड कण और खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये सभी जो है गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ये निर्धारित होती है आयाम से। ध्वनि का जोर इसके आयाम से निर्धारित होता है। किसी ध्वनि की तीव्रता या जोर ध्वनि के शरीर के कंपन यानी कि कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। एक ध्वनि जोर से होती है क्योंकि कंपन का आयाम अधिक होता है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर जो है इसकी तीव्रता कम हो जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो ये होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग यानी 1/6। जी का मान जो है जगह के साथ बदलता रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है तो धरती पर उसका भार 60 गुना 9.8 के बराबर होगा, क्योंकि धरती पर जो है जी का मान 9.8 होता है। तो इस हिसाब से जो है उसका मान जो होगा दोस्तों 588 न्यूटन हो जाएगा। उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर देखें अगर, तो इसका सीधा 1/6 भाग होगा यानी 97.99 न्यूटन होगा, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी से 6 गुना कम है।
अगला प्रश्न है प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई होती है पास्कल। प्रत्यास्थता मापांक की एसआई इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, जो पास्कल कहलाती है। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अर्थात के से सूचित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो ये होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित होगा? तो कंपास संबंधित होगा दिशा से। ठीक है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन के माइलेज को मापने के लिए किया जाता है। उसी तरह से कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता है, इसीलिए जो है यह दिशा से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ है गैस। गैस पदार्थ की तीन अवस्था में से एक अवस्था का नाम है। पदार्थ की तीन अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। गैस अवस्था जिस बर्तन में रखी जाए उसका आकार ग्रहण कर लेती है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठोस पदार्थ की अवस्था अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। रसायन के अनुसार जो है दोस्तों, धातु वह तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब जो है धातुओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से अधातु को बताएं। तो इसमें से जो है फ्लोरीन, ये अधातु है। फ्लोरीन आवर्त सारणी के 17वें समूह का प्रथम रासायनिक तत्व है। 17वें समूह में आता है ये, जिसमें कि सर्वाधिक अधातु का गुण विद्यमान है। इसमें एक स्थिर समस्थानिक प्राप्त होता है और 3 रेडियोधर्मिता समस्थानिक कृत्रिम द्वारा बनाए जा सकते हैं। कॉपर जो है यह एक भौतिक तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 29 होती है। परमाणु भार जो है 63.5 होता है और यह धातु है। सोडियम जो है यह आवर्त सारणी के प्रथम समूह का तत्व है, जो कि हाइड्रोजन और लिथियम के बाद आता है। इसकी परमाणु संख्या 11 है। लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 56 होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो इसमें जो है अल्फा कण दोस्तों, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, क्योंकि अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए गए हैं, जो कि हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा कण इसमें सबसे अधिक द्रव्यमान वाला है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयन विभव सबसे अधिक होता है? तो बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बीच दूसरी आयनाइजेशन क्षमता बोरॉन के लिए अधिकतम होता है। ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s प्राप्त करता है और इसको प्राप्त करने के लिए यह जो है पहला इलेक्ट्रॉन खो देता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s इलेक्ट्रॉन से निकाला जाना है, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ होता है। यह भरे हुए 2s कक्षा के स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास को तोड़ देगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो पित्त रस अम्लीय होता है, यह कथन गलत है। पित्त रस स्राव यकृत द्वारा होता है। आमाशयी रस में HCl अम्ल पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
और पित्त रस जो होता है यह क्षारीय होता है, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन जो होता है दोस्तों यह संयुग्मी अम्ल होता है। अकार्बनिक यौगिकों में उसकी संरचना के हिस्से के रूप में एक सकारात्मक चार्ज टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन यानी कि अमोनियम आयन शामिल होता है। यह एक नाइट्रोजन हाइड्राइड, एक अमोनियम आयन और एक मोनोवैलेंट कार्बनिक आयन है। यह एक अमोनिया का संयुग्मित अम्ल है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? तो इसका ऑक्सीकरण अंक जो होगा दोस्तों ये 6 घट जाता है। KClO3 में पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 है तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है -2 है। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो है +5 हो जाएगी, जबकि पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। इस प्रकार जो है क्लोरीन की कुल ऑक्सीकरण संख्या का मान जो है 6 घट जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो इस पे जो है जिंक एक धात्विक तत्व है जो लोहे और इस्पात को जंग लगने से बचाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो है इसमें से यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम जो है यह चमकदार श्वेत रंग का धातु है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम पृथ्वी के संपूर्ण स्तर पर फैला है। इसका अनुमान पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम की मात्रा से लगाया जा सकता है। कोयला जो है यह एक प्राकृतिक ठोस है, कार्बनिक पदार्थ है। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जो है यह भी एक प्राकृतिक ईंधन है। यह बहुत नीचे अवसादी परतों के बीच पाया जाता है तथा काले भूरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव है। प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों यह 87 से लेकर के 92% मीथेन और एक उच्च हाइड्रोकार्बन को कम प्रतिशत में मिला करके बनता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। वह कौन सा है, इसको पहचानना है। तो इसमें से जो है दोस्तों यह नाइलॉन है। कुछ एलिफैटिक यौगिक पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम नाइलॉन है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया नायलॉन एक मानव निर्मित फाइबर है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था जो कि कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। सर्वप्रथम 1931 में इसका निर्माण हुआ था, 1931 में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ा था राजेंद्र कुमार ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है दोस्तों गाजियाबाद में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया,
इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए जो है अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए स्वस्थ नागरिक की आवश्यकता पर जोर दिया है। अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? तो ये बना रहेगा 2030 तक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2030 तक संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ रहेगा। अगला प्रश्न है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो कटक जो है दोस्तों, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ओडिशा के कटक शहर में हुआ था, हिंदू कायस्थ परिवार में। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। उन्होंने कटक के महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा से सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान का संबंध जो है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम से है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। बीबीसी की खबर के अनुसार लंदन के साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 43 में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1764 में। बक्सर का युद्ध अक्टूबर में लड़ा गया था, 22 से 23 अक्टूबर चला था 1764 में। बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो है अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी रहे। अगला प्रश्न है, समन्वयी धर्म दीन इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में, 1582 में 1582। तो 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुख हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। अकबर का शाब्दिक अर्थ होता है महान और सबसे बड़ा, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी जो है यह है यांगसी, यांगजी या फिर यांगजी बोले। एशिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह जो है चीन में बहती है, इसको ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। तो ये फिल्म थी दोस्तों आलम आरा, 1931 में बनी हुई थी। हिंदी भाषा और भारत की पहली सौवाक यानी कि बोलती हुई फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक आरदेशिर ईरानी थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो इस पर जनमत संग्रह हुआ था जून 2016 में। ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह जून 2016 में हुआ था। ब्रेग्जिट शब्दों में ब्रिटेन और एग्जिट दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपियन संघ से अलग होना है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक जो है दोस्तों ये है 63 2020 का रैंक है ये। अगला प्रश्न है जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को कहते हैं द नेशनल डाइट। जापान की राष्ट्रीय डाइट को वहां की द्विसदनीय विधान पालिका है, जिसके निचली सदन को जापान का प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को जो है पार्षद सभा कहते हैं। अगला प्रश्न है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो ये सुधार था व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1848 में व्यपगत का सिद्धांत अर्थात हड़प नीति को लागू किया गया था। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो ये किया गया है हाथी को। भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति द्वारा अक्टूबर 2010 में हुई बैठक के अनुसार हाथी को जो है दोस्तों राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें से चार मीनार जो है दोस्तों यह चार मीनार विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। बाकी जो है लाल किला, ताजमहल, एलिफेंटा की गुफा ये भारत के हैं और ये जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समय डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई निर्मित किया है? तो ये किया है दोस्तों मार्च 2018 को। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है यह कथन गलत है। बाकी कथन सही है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है। उन्हें संसद में बोलने का अधिकार है, ये भी सही है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमने पूरी तरह से साइंस और जीके के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और जो मैं आपसे बात करने वाला था 2 मिनट के लिए बात करूंगा कि ये जो मैं 1 घंटे से भी कम समय लेता हूं और इसमें लगभग 75 प्लस ही रहता है क्वेश्चन, इसको डिस्कस करा देता हूं। तो इसमें आपको समय देना पड़ेगा, बाकी मतलब इसके अलावा कोई उपाय है नहीं।
अगर आप 75 क्वेश्चन एक दिन का नहीं देख पाते हैं, अच्छे से डिस्कशन नहीं सुन पाते हैं, तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ छात्रों को कि छात्र वैसे जगह पर अपना समय देते हैं जहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड होता है, पढ़ाने वाले शिक्षक आते हैं, 1 से 1.5 घंटे का समय लेते हैं और 1.5 घंटे में 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं और बाकी समय जो है मजाक हंसी चलती रहती है, जोक्स क्रैक किए जाते हैं और कमेंट्स पढ़े जाते हैं। तो आपका समय खुद का आपका समय है, इसकी महत्व को आप समझें। अगर आप अभी समय को वैल्यू नहीं देंगे तो कल को समय आपको वैल्यू नहीं देगा। तो दोस्तों, नियमित तौर पर आप जो है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे ही चैनल से अध्ययन करें, आप अध्ययन करें बस, ये ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, आपकी सफलता की मैं शुभकामना करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।